3-degree carbon is relatively unaccessible. 3-degree carbon is unaccessible for SN reactions, whereas 3-degree carbon provides structural pattern which stabilizes uh, incoming double bond. Incoming double bond through hyperconjugation. Are we getting this point? तो यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं, सेंटेंस कंप्लीट कर थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, और 6:30 तक रहेगा देवम, तभी बीच में 10 मिनट का ब्रेक दिया था ना। थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, इनकमिंग डबल बॉन्ड थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। अभी हाँ, यहाँ पर हमारे पास ये पैटर्न जो है, ये 3-डिग्री पैटर्न जो है, दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग अस टू स्टेबलाइज दिस डबल बॉन्ड। लेकिन एसएन के केस में यही जो बल्क है यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर, जो ये मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन है, दैट इज गोइंग टू हिंडर द अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, राइट, approach of the nucleophile on this carbon. Rather, that same nucleophile may settle down for this H plus and act as a base instead of acting as a nucleophile to bring out the substitution reaction. बात समझ में आ रही है? वहीं अगर ये 1 डिग्री होता तो उसमें एसएन का पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाता है, एसएन की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वुड हैव बीन अ डोमिनेंट फीचर कंपेयर टू ये एलिमिनेशन थी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। एंड नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड विथ द क्वेश्चन विच आई जस्ट आस्क्ड यू ओवर हियर, इससे बेसिकली कंफ्यूज नहीं होना है। ये किसी और प्रीटेक्स्ट में मैंने पूछा था, व्हेन यू आर जस्ट अवेयर अबाउट वन पर्टिकुलर फीचर, इवन के लिए you need the formation of this thing इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री वाले में रहेगा, इसलिए 3 डिग्री वाला एलिमिनेशन 3 करता है, एलिमिनेशन 1 करता है। अभी E2 जो है वो भी एलिमिनेशन 2 से जा रहा है, बट उसके साथ कुछ और भी फीचर्स अटैच्ड हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू लाइक एक एक करके अभी अब देख रहे हैं हम लोग, सो थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर। ये वाला पॉइंट जो है स्टार मार्क के या ब्रैकेट में डाल करके लिख लेना यहीं पे। वैसे इनके एग्जांपल्स वगैरह जो हैं वो रेस्पेक्टिवली ये सेगमेंट के बाद मैं लिखवाऊंगा, दैट इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट। ले लो, क्या हुआ? नोटेड।
जनरली वर्ड से चालू नहीं करेंगे. लिविंग ग्रुप डिपार्ट along with deprotonation. So the energy required for breaking the carbon. हाँ हाँ ओके. Carbon living group and carbon proton are met through formation of bond between strong base and proton. Hence, the solvation energy is not required in great amount. ठीक है. अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट जो है ना, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफरेंशिएटिंग और डिस्क्रिमिनेटिंग थिंग फॉर द एंटायर प्रोसेस. ठीक है. E1 से E2 पर शिफ्ट एक्चुअली ये पॉइंट नंबर 8 करा देता है, क्योंकि लगभग सारी चीजें इन कॉमन रहती हैं E1 एंड E2 वाले में. 3 डिग्री वहां पर अच्छा कार्बोकैटायन की वजह से E1 के थ्रू जा रहा है. यहाँ पर बेटर स्ट्रक्चरल पैटर्न कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज करेगा वो डबल बॉन्ड, इनकमिंग डबल बॉन्ड को, इसलिए ये E2 से आएगा. Now, what is going to differentiate the two processes is, or the product formed via two processes is, the solvent which is going to be used. ठीक है. यहाँ पर uh, the solvent, I mean, you don't require a polar protic solvent which does extensive solvation of carbocation and carbanion both. ठीक है. नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन दोनों का सॉल्वेशन करने वाला सॉल्वेंट, दैट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इज नॉट मैंडेटरीली रिक्वायर्ड. ठीक है. क्यों? उससे हमेशा हमको ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी मिलता है कंपेयर टू अगर अगर हम कोई ऐसा सिस्टम चूज करते हैं जो रिलेटिवली कम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कम अमाउंट ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी प्रोवाइड करे, लाइक पोलर एप्रोटिक या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. स्पेशली पोलर एप्रोटिक इज गोइंग टू बी sorry, हाँ, polar aprotic is going to be most favorable, I mean better choice. polar aprotic नहीं है, नॉन पोलर भी है, तो भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होएगा. बस उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है कि बेस की मूवमेंट जो होती है ना, बेस मॉलिक्यूल की मूवमेंट टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट, वो भी थोड़ी सी हिंडर्ड हो जाती है. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो सब्सटेंशियली डिक्रीज कर जाएगा. बात समझ में आई? और पोलर एप्रोटिक में क्या होता है कि दैट हेल्प्स इन माइग्रेशन ऑफ बेस मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स द
और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, दोनों को एक दूसरे के पास आने में वो हेल्प करता है, मूवमेंट को असिस्ट एटलीस्ट करता है। इसलिए पोलर एप्रोटिक जो है दैट इज अ फेवरेबल थिंग, मोस्ट फेवरेबल होने को रिएक्शन ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में भी होएगा, बट रेट विल बी हिंडर्ड क्योंकि वो फैसिलिटेट या असिस्ट नहीं करेगा दोनों मॉलिक्यूल्स के साथ आने को, ठीक है। जबकि पोलर एप्रोटिक विल असिस्ट बट नॉट अननेसेसरीली हेल्प बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस सॉल्वेशन एनर्जी। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। वेरी गुड। एक सेकेंड, सॉरी। देखो ये वाला लाइन जो है ना, इसको लिख के अंडरलाइन भी आप लोग कर लेना, क्योंकि यही लाइन डिस्क्रिमिनेट करता है कि भाई नॉन पोलर सॉल्वेंट शुड नॉट बी अ बेस्ट सुटेबल थिंग, ठीक है। अदरवाइज जनरली पोलैरिटी के हिसाब से हम लोग देखेंगे या बाकी और किसी एस्पेक्ट सॉल्वेशन एनर्जी वगैरह सिर्फ अगर हमारे दिमाग में रहता है तो इट बिकम्स वेरी क्लियर कि वहां पर एक एक्सट्रीम हमारा है, यानी इवन में हमारे पास एक एक्सट्रीम है, पोलर एप्रोटिक ले रहे हैं, तो यहाँ पर सॉल्वेशन एनर्जी कम चाहिए तो हम नॉन पोलर को लें, वहां पर सबसे कम एनर्जी मिलती है, राइट ना। बट along with lesser requirement of energy, we have another constraint, and the another constraint या other constraint is what? बाम लगा ले अमृतांजन। Solvent must be such which facilitates the movement of ionic species through them। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे this makes non-polar solvents as a non-polar solvents as a not so desired choice, not so desired choice, as retards a reaction rate significantly, ठीक है। However, नॉन पोलर सॉल्वेंट में एक फायदा भी है, इसमें रेट भले कम रहेगा, स्लो होएगा रिएक्शन, बट होगा सिर्फ E2 ही, ठीक है, और कुछ होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, राइट। बात समझ में आ रही है?
considering these factors, the natural choice becomes polar aprotic. ठीक है, ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं. विल कंटिन्यू टुमारो मॉर्निंग फ्रॉम हियर.